हाँ जी। तो आज नेक्स्ट जो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स है हमारी वो है एक्सपेंसेस। इससे पहले के लेक्चर में 9 को हमने डिस्कस कर लिया था। तो आज हम करते हैं एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस expenses is the cost incurred in producing and selling of goods and services according to Finney and Miller. Expenses is the cost of use of things or services for the purpose of generating revenue. उन्होंने क्या बोला है कि जो एक्सपेंसेस है वो कोस्ट, जो एक्सपेंसेस का मतलब है वो कोस्ट जो अराइज होती है गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने और उनको सेल करने से रिगार्डिंग, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सपेंसेस कहते हैं। फिन्नी और मिलर भी यही कहते हैं कि एक्सपेंसेस वो कॉस्ट होती है जो गुड्स एंड सर्विसेज को, जो गुड्स एंड सर्विसेज हम करते हैं उनके ऊपर जो कॉस्ट हम लगाते हैं ताकि रेवेन्यू को जनरेट कर सकें, उस कॉस्ट को ही हम क्या कहते हैं, एक्सपेंसेस कहते हैं। इसके बाद उन्होंने बोला कि एक्सपेंसेस में कौन कौन सी टर्म हम इंक्लूड करते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो गुड्स मतलब सेल की है उनकी कॉस्ट क्या है, वो कॉस्ट इंक्लूड होगी। साथ में जो रेंट है, कमीशन है, सैलरी है, एडवर्टाइजमेंट है, हमने कुछ एक्सपेंसेस पे किए हैं वो भी एक्सपेंसेस में इंक्लूड होगी। और साथ में जो डेप्रिसिएशन की वैल्यू है एसेट्स की वो भी एक्सपेंसेस में इंक्लूड होगी। तो एक्सपेंसेस का मतलब होता है वो कॉस्ट जो किसी भी गुड्स और सर्विसेज को बनाने और उसको सेल करने से रिलेटेड होती है, उन सबको हम क्या कहते हैं, एक्सपेंसेस कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इनकम। Income is the difference from revenue. Amount received from sale of goods is called revenue and cost of goods sold is called expenses. जो किसी भी गुड्स को सेल करने से जो अमाउंट मिलती है, गुड्स को सेल करने से जो अमाउंट मिलती है उसको हम रेवेन्यू कहते हैं। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और जो गुड्स सेल की है उसकी जो कॉस्ट थी, रॉ मटेरियल परचेज किया और उसको जो वेजेस सैलरी हमने पे की, उसको गोडाउन में रेंट रूंट हमने पे किया, सेल्स पर्सन को कमीशंस कुछ पे किया, ब्रोकर्स जो भी थे उनको कुछ कमीशन पे किया, तो हम कह सकते हैं कि वो क्या थे, जो वो एक्सपेंसेस थे। तो सरप्लस ऑफ द रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस इज कॉल्ड इनकम। जो सरप्लस होता है रेवेन्यू का एक्सपेंसेस के ऊपर, उसी को हम क्या कहते हैं, इनकम कहते हैं। जैसे उन्होंने एक एग्जांपल भी दिया है कि मान लो कोई गुड्स है, उसकी कॉस्ट कितनी है, 4 लाख है, उसकी जो खर्चा आया मतलब उसके ऊपर 4 लाख आया, लेकिन उसको उन्होंने सेल कितने में कर दिया, उसको 5 लाख में। तो सेल अकाउंटिंग कितनी की हुई, मतलब 5 लाख। तो रेवेन्यू, तो इसमें से जब हम अपना एक्सपेंसेस लेस कर देंगे तो हम कह सकते हैं कि जो इनकम हुई वो हमारी कितनी है, 1 लाख है। तो इनकम का जो फॉर्मूला है वो भी क्या होता है, इनकम इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, ऐसे निकालते हैं। तो हम कह सकते हैं कि रेवेन्यू की जितनी अमाउंट एक्सपेंसेस से ज़्यादा होती है वही हमारे लिए क्या होती है, इनकम होती है। नेक्स्ट, प्रॉफिट क्या है, सिंपल सी बात है, टोटल रेवेन्यू में से जब हम टोटल एक्सपेंसेस को लेस कर देंगे तो किसी भी अकाउंटिंग पीरियड में बिजनेस एंटरप्राइजेज के, तो वो क्या होता है, हमारा प्रॉफिट कहलाता है। तो प्रॉफिट को आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट को हम कैलकुलेट करते हैं, जैसे आप कह सकते हो प्रॉफिट इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट या टोटल एक्सपेंसेस, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रॉफिट कहते हैं। नेक्स्ट आता है गेन। गेन क्या है, इट इज ए मॉनेटरी बेनिफिट्स, प्रॉफिट्स एंड एडवांटेज रिजल्टिंग from the event of a transaction which is incidental of the business as a sale of fixed asset, winning a court case and appreciation in the value of the asset। ठीक है। तो गेनिंग क्या है, गेनिंग एक इंसिडेंटल इवेंट है जो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स में हैपन हो जाता है जिसकी वजह से हमें प्रॉफिट होता है। जैसे उन्होंने बोला कि माना कि आपने कोई फिक्स एसेट को सेल किया है, उसको सेल करने से आपको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, या आप कोई कोर्ट केस चल रहा था वो आप जीत गए और उसकी वजह से आपकी एसेट्स की वैल्यू क्या होगी, बढ़ गई, तो ये भी आपके लिए क्या है, प्रॉफिट है। और इसी प्रकार से जैसे मान लो कोई बिल्डिंग की कॉस्ट कितनी है, 1 लाख थी और आपने 10 लाख थी और आपने इसको 12 लाख में सेल कर दिया, तो जो 2 लाख है वो आपके लिए गेन है किसी भी बिल्डिंग और उनको सेल करने से। तो ये क्या होता है, हमारा गेन होता है, जो हम मॉनेटरी टर्म में बेनिफिट्स में बिजनेस में कोई भी इवेंट या ट्रांजेक्शन्स के होने से ये अक्र होता है, उसको हम क्या कहते हैं, गेन कहते हैं। लॉस क्या है,
The term convey two different meaning. First, it cover the results of the business for a period when the total expenses exceed the total revenue. ठीक है जी। तो इन्होंने बोला कि जो ये दो डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स होती हैं, जब हमारा जो टोटल रेवेन्यू है वो लेस होता है हमारे टोटल एक्सपेंसेस से, ठीक है, तो भी हमें लॉस होता है। माना कि हमारा जो रेवेन्यू हुआ है वो 2 लाख हुआ है, लेकिन उसके ऊपर जो खर्चा हमने किया था वो 2,40,000 किया था, तो लॉस हमें कितने का हुआ, तो हमें 4,000 का नुकसान हुआ। एक तो ये टर्म्स है। एक होता है सेकंड, इट रेफर टू सम फैक्ट्स एंड एक्टिविटी अगेंस्ट विच फर्म रिसीव नो बेनिफिट्स। कुछ ऐसी एक्टिविटी भी होती है जिससे जो ऑर्गेनाइजेशन होती है कोई भी बेनिफिट अर्न नहीं करती। माना कि लॉस हो गया आग लगने से, चोरी की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से, तो यहाँ से उनको कुछ भी नहीं मिलेगा, तो ये भी एक क्या होता है, लॉस होता है। एक उन्होंने बोला है कि जो लॉस है उसको टू डिफरेंट मीनिंग के साथ हम शो करते हैं। फर्स्ट है, एक तो बिजनेस में क्या वो जो टोटल एक्सपेंसेस है हमारे टोटल रेवेन्यू से वो ज़्यादा है, इस वजह से भी नुकसान होता है। कई बार बिजनेस में कोई चोरी होगी, कोई फैक्ट, कोई एक्टिविटी ऐसी मतलब आ गई जिसकी वजह से हमें नुकसान हुआ, कोई भी बेनिफिट देखने को हमें नहीं मिला, जैसे चोरी होना, आग लगना, एक्सीडेंटली हमारा जो भी सामान ट्रांसपोर्ट हो रहा था अगर रास्ते में कोई वो एक्सीडेंट की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो उसमें भी हमें लॉस देखने को मिलता है। तो लॉस का मतलब होता है कि जहाँ पर हमें कुछ भी जो हमारा रेवेन्यू है, जो हमारी इनकम है, जो हमारी कमाई है वो हमारे खर्चों से कम है। परचेज, परचेज का मतलब क्या होता है, परचेज the term is used only for a purchase of goods in which the business deal in the case of a manufacturing concerned goods, meaning acquiring of raw material for the purpose of the converting into a finished प्रोडक्ट एंड देन इन सेल। उन्होंने बोला कि परचेज का मतलब होता है कि जब हम क्या करते हैं गुड्स, ये सिर्फ गुड्स को परचेज करने के रिगार्डिंग उन्होंने बोला है। गुड्स को जैसे मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की अगर मैं बात करूँ, जैसे आपने रॉ मटेरियल खरीदा उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए, और ताकि इससे हम क्या कर सके, इसको हम सेल कर सके, मतलब रीसेल कर सके, उसको फिनिश प्रोडक्ट बना के उसको रीसेल कर सके, उसी को हम क्या कहते हैं, परचेज कहते हैं। एक ऑप्शन जो परचेज होती है उन्होंने बोला है कि वो बोथ हो सकती है, कैश भी हो सकती है और क्रेडिट परचेज भी हो सकती है। गुड्स के रिगार्डिंग हम क्रेडिट में भी परचेज कर सकते हैं और कैश भी परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है, फिर उन्होंने बोला है कि कुछ परचेज रिटर्न भी होता है। परचेज रिटर्न का मतलब होता है व्हेन परचेज गुड्स आर रिटर्न टू द सप्लायर। जब हम कुछ गुड्स ऐसी होती है जो मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से गुड्स को हम क्या करते हैं, गुड्स को हम क्या करते हैं, बाय करते हैं, और जो ये गुड्स होती है वो रॉ मटेरियल होती है और इसको इनको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके हमें इनको रीसेल करना होता है, उसी को हम परचेज बोलते हैं। इसके बाद परचेज कैश में भी हो सकती है, रिटर्न भी हो सकती है। कुछ गुड्स ऐसी होती है जो हमने बाई की है लेकिन हमें वो सेट नहीं है, मतलब हमें वो पसंद नहीं है, तो हम उनको रिटर्न कर सकते हैं हमारे सप्लायर को, तो उसको हम क्या बोलते हैं, परचेज रिटर्न बोलते हैं। नेक्स्ट आता है सेल। सेल मीन मतलब सेल का मतलब ही क्या होता है, जब हम कोई भी गुड्स या कोई भी सर्विसेज होती है कस्टमर को सेल करते हैं, और जो गुड्स एंड सर्विसेज की जो ओनरशिप है हम किसको ट्रांसफ़र कर देते हैं, कस्टमर को ट्रांसफ़र कर देते हैं, और इसके बदले में एक प्राइसेस हम उनसे चार्ज करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे तरुण है, उसने सेल किया है कंप्यूटर टू वरुण को, और ओनरशिप कंप्यूटर की क्या दे दी, वरुण को दे दी, और इसके बदले में उन्होंने क्या किया, एग्री एक कुछ स्पेसिफिक मतलब किसी भी प्राइस को लेने के लिए वो एग्री हुआ, मतलब कोई प्राइस जो सेट हुई थी उस पे कंप्यूटर की ओनरशिप ट्रांसफ़र करने के लिए वो एग्री किया, तो इसको हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। उसके बाद सेल भी क्या है, बहुत हो सकती है, क्रेडिट में भी हो सकती है, और ये डेबिट मतलब कैश कैश भी हो सकती है, और ये क्रेडिट सेल भी हो सकती है। सेल रिटर्न का मतलब क्या होता है कि कुछ कस्टमर के द्वारा हमारा जो प्रोडक्ट है वो वापस हमें जिनको हमने सेल किया था, अगर वो हमारा प्रोडक्ट क्या करते हैं, हमें वापस कर दे, तो उसको सेल रिटर्न बोलते हैं। नेक्स्ट आता है फिर स्टॉक। स्टॉक क्या होता है, ये स्टॉक इन ट्रेड। द टर्म स्टॉक इंक्लूड द वैल्यू ऑफ दोज गुड्स विच आर परचेज्ड फॉर रीसेलिंग एंड विच आर लेइंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द काउंटिंग पीरियड। स्टॉक का मतलब होता है, स्टॉक इन ट्रेड ये स्टॉक का मतलब होता है जो गुड्स, जो वैल्यू ऑफ दोज गुड्स, जो गुड्स होती है हम किसके लिए परचेज करते हैं, ताकि उनको रीसेल कर पाएँ। लेकिन कुछ ऐसी गुड्स भी होती है जो एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड वो क्या रह जाती है, अनसोल्ड रह जाती है, वो बिकी नहीं है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं। ये टू टाइप का होता है, एक ओपनिंग स्टॉक होता है, क्लोजिंग स्टॉक होता है। मतलब जिन गुड्स को हम क्या करते हैं, वो गुड्स जिसको हम रीसेल करने के लिए परचेज करते हैं, लेकिन अकाउंटिंग एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड वो अनसोल्ड रह जाती है, उनको हम क्या कहते हैं, स्टॉक कहते हैं। ओपनिंग स्टॉक होता है एंड क्लोजिंग स्टॉक होता है।
इन द टर्म ऑफ ओपनिंग स्टॉक मीन वैल्यू ऑफ द गुड्स अनसोल्ड एट द बिगिनिंग, कि बिगिनिंग में कितनी अनसोल्ड थी उनको हम क्या बोलेंगे, हमारा ओपनिंग स्टॉक बोलेंगे। और इसी टाइप से हम कह सकते हैं ओपनिंग स्टॉक और ऑन द अकाउंटिंग पीरियड, वेयर एज द टर्म क्लोजिंग स्टॉक मीन, और क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या है हमारा, मीन द वैल्यू ऑफ द गुड्स लेइंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। देखो स्टॉक का मतलब क्या है, जो गुड्स हमारी अनसोल्ड रहेगी। ओपनिंग स्टॉक का मतलब वो क्या होता है कि अकाउंटिंग पीरियड, जो अकाउंटिंग पीरियड हमारा स्टार्ट हुआ है उसके एट बिगिनिंग में कितना मतलब स्टॉक हमारा अनसोल्ड है, और लास्ट में कितना स्टॉक अनसोल्ड है उसको हम क्या कहते हैं, क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। नेक्स्ट आता है फिर मैन्युफैक्चरिंग, सॉरी इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब होता है इन द केस ऑफ मैन्युफैक्चरर देयर कैन बी ओपन एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री 4 टाइप्स। तो उन्होंने बोला कि 4 टाइप्स की इन्वेंट्री यहाँ पर देखने को मैन्युफैक्चर के पास मिलती है। सबसे पहले इन्वेंट्री होती है रॉ मटेरियल में। रॉ मटेरियल क्या होता है, इट it includes inventory of raw material purchased for using them in the product manufacture but still laying unused। वो कहते हैं कि कुछ रॉ मटेरियल ऐसे होता है जिसको हम क्या करने वाले हैं, प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए यूज़ करने वाले हैं बट अभी तक ये अनयूज्ड है। फॉर एग्जांपल वैल्यू ऑफ द कॉटन इन द केस ऑफ क्लॉथ मिल, जैसे जो वैल्यू जो कॉटन है उसको क्लॉथ मिल में अगर हम स्टोर करते हैं तो वो क्या होता है हमारे लिए इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल होता है। इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल वो मटेरियल होता है, वो प्रोडक्ट जो अभी मैन्युफैक्चरर इसको प्रोडक्ट को बनाने के लिए यूज़ करने वाला है, उनको परचेज़ किया है बट अभी तक वो अनयूज्ड है, उसको हम क्या कहेंगे, रॉ मटेरियल। उसके बाद इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब होता है इसमें हम वो जो पार्सली फिनिश्ड गुड्स होती हैं उनको इंक्लूड करते हैं। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि सेमी फिनिश्ड गुड्स हैं। तो जो फर्दर प्रोसेसिंग की अभी हम कह सकते हैं सच गुड्स नीड फर्दर प्रोसेसिंग फॉर कन्वर्टिंग इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट। अभी इनको इनको क्या कहते हैं, अभी फर्दर प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट अभी रहती है, ये सेमी फिनिश्ड गुड्स होती हैं। अभी इनको और भी प्रोसेसिंग करके इनको फाइनल गुड्स में अभी फाइनल प्रोडक्ट में इनको कन्वर्ट करना रहता है। तो ऐसे स्टॉक को हम क्या कहते हैं, इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस है। नेक्स्ट आता है इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स। इट इंक्लूड it include the inventory of those goods which has been completed processed and they are ready to sell but they are laying unsold at the end of the accounting period। मतलब वो गुड्स जिसकी जो उनकी प्रोसेसिंग होती है वो कंप्लीट हो चुकी होती है और रेडी होती है ये सेल होने के लिए, बट अभी तक ये अनसोल्ड है, कि अकाउंटिंग पीरियड के एंड होने तक ये क्या है, अनसोल्ड है। ऐसी गुड्स को हम क्या कहते हैं, इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स। ऐसी गुड्स जो बिल्कुल रेडी है सेल होने के लिए लेकिन अभी तक सेल नहीं हुई, तो इनको हम बोलते हैं इन्वेंट्री ऑफ फिनिश